जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि ओम का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो ओम का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, करेक्ट ऑप्शन होगा। जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ओम का नियम दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दूसरा नंबर यहाँ पर देखिएगा है। सेकंड नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है किस देश किस देश से है। तो जॉर्ज साइमन ओम किस देश के वैज्ञानिक थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी के वैज्ञानिक थे जो ओम के नियम दिए थे। तो राइट ऑप्शन ये होगा जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, जिसमें ओम के नियम बताए थे कि भी समानुपाती आयु होता है। जब किसी चालकतार से विधारा प्रवाहित होती है तो उनके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर और उस चालकतार में जो विधारा प्रवाहित होती है आई के समानुपाती होता है किसी चालकतार नियत में। ये ओम का नियम था। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा जर्मनी के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या क्या बताता है। तो ओम का नियम जो है क्या बताता है। तो देखिए यहाँ पर आर बराबर भी बटा आई। ओम का नियम जो है आर बराबर भी बटा आई होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं मैच कर रहा तो यहाँ पे देखिएगा चेंज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा आई आर और उसके बाद और हम यहाँ पे निकालेंगे भी बराबर आई आर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी बराबर और उसके बाद एक और निकाल सकते हैं यहाँ पे आई बराबर। तो आई बराबर यहाँ से हो जाएगा भी बटा आर। तो यहाँ पे आई भी बटा आर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन। आई बराबर फार्मूला हो जाएगा भी बटा आर। तो ओम का नियम क्या बताता है। तो आई बराबर भी बटा आर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ओम का नियम का फार्मूला पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 4 नंबर यहाँ पे। ये मैं 3 टॉपिक से वीडियो लाया हूँ इसकी इस वीडियो में जो एग्जाम में पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है यहाँ पे को ओम का नियम निम्न में से किससे परिभाषित करता है। तो ओम का नियम जो है किससे परिभाषित करता है। तो देखिए यहाँ पर भी समानुपाती आई होता है। तो एक यहाँ पे वोल्ट हो गया और एक हो गया विद्युत धारा। तो देखिए यहाँ पे तो राइट आंसर धारा के और वोल्ट विधारा और वोल्ट दोनों के परिभाषित करता है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। विधारा और वोल्ट दोनों के ओम का नियम परिभाषित करता है और ओम का नियम जो होता है पालन करता है किसी चालक तार में, एक निश्चित चालक तार में ओम का नियम पालन होता है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर यहाँ पर है। 5 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है। तो निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है। तो याद रखना सोडियम और पोटेशियम धातु जो है ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ पे कि धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है। तो धातु जब अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे सी करेक्ट होगा। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर MgCl2 बनेगा। MgCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करा। तो ये लवण है और ये लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और वहाँ पे लवण बनाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और लवण बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन ये होगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 8 नंबर यहाँ पर देखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं जो रखे जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु जो है बहुत ही अतिक्रियाशील धातु है जो खुला छोड़ देने पर
ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये तुरंत स्वतः जलने लगते हैं। तो इससे बचाने के लिए किस चीज में डुबा कर रखते हैं? तो यहाँ पे याद रखना, मिट्टी के तेल में इसे डुबा कर रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम अति क्रियाशील धातु है, इसीलिए ऑक्सीजन के संपर्क में जो लाया जाता है तो ये स्वतः ही जलने लगते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखिए हम कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम धातु करेगी, सोडियम धातु भी करेगी, मैग्नीशियम धातु करेगी। ये तीनों धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन जिंक ऐसा एक धातु है जो ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया जिंक नहीं करता है। उसके बाद 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम धातु जो है शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सी? तो मैग्नीशियम धातु जो है शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा फिर है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है? मान लीजिए कोई एक धातु है और यहाँ पे Mg है और उसके बाद ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तो कहने का मतलब है धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, धात्विक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु क्या बनाती है? तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। तो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, MgO बनाया था, तो ये क्षारीय होते, तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्षारीय ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के समूह का चयन कीजिए। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे सोना है, कम अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद चांदी भी, लेकिन लोहा जो है इन दोनों से अधिक क्रियाशील धातु है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन और देखेंगे, चांदी, सोना और प्लेटिनम। ये देखिएगा क्रियाशील धातु के आवर सारणी में, तो इस धातु जो है क्रियाशीलता श्रेणी के सबसे निचले पायदान पर आते हैं। तो चांदी, सोना, प्लेटिनम जो है कम क्रियाशील धातु है। कौन सी धातु है? कम अभिक्रियाशील धातु है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, चांदी, सोना, प्लेटिनम। चांदी, सोना, प्लेटिनम कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है कहलाता है। तो धातुओं को वह गुण बताएं जो धातुओं को पीट कर उन्हें पतली चादर में बदला जा सकता है। तो कहलाता है वो, जो वो कहलाता है धातु को पतली चादर में पीट कर बदला जा सकता है, वो कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है आघातवर्धनीयता। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाए जाने की प्रक्रिया आघातवर्धनीयता कहलाता है, लेकिन उनसे तार बनाए जाने की प्रक्रिया तारणीयता कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो धातुओं को वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता जो है वह क्या कहलाता है? तन्यता गुण कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन उन्हें पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता तो आघातवर्धनीयता कहलाता। ऑप्शन ए सही होगा, तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर है 16 नंबर कि इनमें कौन धातु का गुण नहीं है? तो इनमें कौन धातु का गुण नहीं है? तो देखिए कठोरता धातु का गुण है, चमकदार भी धातु का गुण है, लचीलापन भी धातु का गुण है, लेकिन ऊष्मा की खराब चालकता ये धातु का गुण नहीं है। ये सभी धातु लगभग ऊष्मा की चालन करते हैं। तो ऊष्मा की खराब चालकता ये धातु का गुण नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है धातु यहाँ पर गुण नहीं पूछा जा रहा, तो इनमें धातु का गुण ऊष्मा की खराब चालकता नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 17 नंबर कि टूटी हुई हड्डियों के संरक्षण हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, यह है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाए तो इसमें इनमें कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर है जिप्सम। जिप्सम धातु जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में किया जाता है। तो टूटी हड्डियों के संरक्षण हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, तो यह कौन सा है? तो जिप्सम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही जिप्सम बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि केक और ब्रेड को हल्का और स्पंजी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो केक और ब्रेड को हल्का और स्पंजी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट को, सॉरी, तो राइट ऑप्शन कौन कौन सा होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है केक और ब्रेड को हल्का और स्पंजी स्पंजी बनाने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो परवल क्षार और परवल लवण क्या जो पीएच मान कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे 7 के बराबर हो जाएगा। जब कोई भी परवल अम्ल या परवल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन अम्लों का निर्माण करता है। तो 7 जो पीएच मान है, पीएच स्केल का खोज किए थे सोरेन किसने किया था? तो पीएच स्केल का खोज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बीच में जो होता है उदासीन होता है और इसके बाद 8 होता है, इसके बाद 9 14 तक पीएच स्केल पर अंक अंकित रहते हैं 0 से 14 तक। तो जो 7 होता है उदासीन के बराबर होता है, उसके बाद 7 से जो अधिक होता है क्षारीयता और 7 से कम अम्लीयता। तो यहाँ पे जो पीएच मान जो है परवल एवं परवल क्षार जो अम्ल से आपस में विक्रिया करती है तो उदासीन लवण बनाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 7 के बराबर हो उसका पीएच मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि 20 नंबर की परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो यहाँ पर उसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 7 से कम होता है उसका पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म करके की गई अपघटन अभिक्रिया को कहते हैं। तो गर्म करके की गई अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। मान लिया जब कोई अभिक्रिया है और उसको गर्म करके अपघटन किया जा रहा है तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? चूना पत्थर किसे बोलते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोला जाता है, याद रखना। तो इसको गर्म किया जा रहा है, इस पर क्या किया जाता है? हीट किया जा रहा है। तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होगी जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तीनों कौन सी गैस निकलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है, याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर की प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 हाफ H2O होता है, हाफ H2O। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CSO4 हाफ H2O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है CSO4 2H2O होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, CSO4 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, चिप्सम का सूत्र है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पर यहाँ पर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना कैल्शियम हेमी हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, कौन सा? तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे है 26 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबाकर किया जाता है। तो सोडियम धातु और पोटेशियम धातु अति क्रियाशील धातु है, इसलिए इन्हें किरोसिन तेल में डुबाकर संग्रह किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किरोसिन तेल में।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 27 नंबर है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जब पूछा जा रहा है Na2CO3 10H2 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये खाने वाला सोडा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये नमक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Na2CO3 10H2 धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पे कि 28 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई पूछा जा रहा है, तो याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है वेबर होता है। याद रखना वेबर। ये धारिता का मात्रक होता है फैराडे। याद रखना धारिता का मात्रक फैराडे होता है। हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। पास्कल दाब का SI मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट होगा। डी ऑप्शन सही होगा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक पूछा जा रहा है। 29 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई जो होती है क्या होती है, तो याद रखना टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई होती है। और उसके बाद यहाँ पर पूछा एम्पियर जो होता है, एम्पियर क्या है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और कोबाल्ट, कोबाल्ट तो किसी का ही नहीं होता। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन की तरंगों की आवृत्ति की SI इकाई है। तरंगों की आवृत्ति की SI इकाई जो होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है क्या, हर्ट्ज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है, 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फोकस दूरी की SI इकाई क्या है। तो फोकस दूरी की SI इकाई क्या होती है, तो याद रखना फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन की लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की SI इकाई जो होती है डायोप्टर होती है। और विधारा का SI मात्रक एम्पियर होती है, याद रखना। जिसे हम लेंस की शक्ति के SI मात्रा को डायोप्टर के M के पावर -1 भी बोलते हैं। और वाट किसका है, शक्ति का SI मात्रक है। और ऑप्टर मीटर फोकस दूरी का। तो लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होती है या M के पावर -1 होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पे कि ऊर्जा का SI इकाई क्या है। तो ऊर्जा का SI इकाई जो होता है क्या होता है, तो याद रखना ऊर्जा का जो SI इकाई जूल में मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो राइट समझिएगा कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, जिससे एसिटिलीन गैस निकलती है। इसीलिए इसका उपयोग फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का नेचुरल रूप से नहीं, आर्टिफिशियल रूप से इसका उपयोग किया जाता है। और नेचुरल रूप से एथिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि हैरो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। यह उत्पन्न करता है क्या, तो एसिटिलीन नमक गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी सही होगा, एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन फल फलों को पकाने में बढ़ावा देता है। तो फलों को पकाने के लिए कौन बढ़ावा देता है, तो याद रखना है यहाँ पे एथिलीन गैस जो है फलों को पकाने के लिए बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट है, एथिलीन गैस। एथिलीन गैस जो है फलों को पकाने के लिए बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है कि डायनोमो एक मशीन है जिसका काम है। तो डायनेमो एक मशीन है जिसका काम जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनोमो का काम होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना
इसका काम होता है। फिर नेक्स्ट है 33 नंबर की यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। मान लिया जाए कोई प्रतिरोध है, मान यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे किसी चालक तार का प्रतिरोध है, किसी चालक तार का लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे लिया क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार होगा, यदि किसी चालक तार याद रखना, किसी चालक तार का प्रतिरोध को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए कोई एक चालक तार है तो उसका तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर चालक तार का लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर चालक तार की लंबाई घटेगा, लेंथ घटेगा, तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। तो इस बात पर ध्यान देना, एक दूसरे के सीधे होते हैं, समानुपाती होती है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो चालक तार की प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होती है। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होती है। तो अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्र से चालक का विद्युत प्रतिरोध एक स्वतंत्र होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देख लीजिएगा है कि निम्न में कौन ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक है। तो पारा जो है धातु है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए जी। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।